तो नाउ पॉइंट इज दैट एक्शन ऑफ हेलोजन। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल दीज एलिमेंट कंबाइंड विथ हेलोजन, all these element combined with halogen all these element combined with halogen at elevated temperature all these element combined with halogen at elevated temperature forming hydride forming halide MX2 forming halide ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिख लो, अगर हम X2 को मेटल को अगर हम X2 के साथ यानी X बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को अगर हम रिएक्शन करवाते हैं इलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, इलिवेटेड का मतलब होता है इलिवेटेड टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, इलिवेटेड टेम्परेचर मीन्स हाई टेम्परेचर, फॉर्म हेलाइड, क्या बनेगा ये MX2 बनेगा। BeCl2 अगर हम क्लोरीन के साथ ले तो BeCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा, CaCl2 बनेगा, SrCl2 बनेगा, BaCl2 बनेगा ना। ये सब आयनिक होगा और ये क्या होगा कोवैलेंट। ये सब हम आगे जानेंगे, हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो जब अल्कली मेटल रिएक्शन करता है तो उसके हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। आगे लिख लो बेरिलियम हेलाइड आर कोवैलेंट व्हाइल रेस्ट आर आयनिक। बेरिलियम हेलाइड, अब यहां हमने क्लोरीन लिखा है, बेरिलियम हेलाइड आर कोवैलेंट एंड रेस्ट आर आयनिक। बेरिलियम हेलाइड आर कोवैलेंट एंड रेस्ट आर आयनिक। They dissolve in water and conduct electricity. They dissolve in water and conduct electricity. They dissolve in water and conduct electricity. बात क्लियर है? पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होगा तो कैथोड और एनोड के बीच में करंट को कौन कैरी करेगा? आयंस। तो आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो दी करंट। दैट मीन्स ये आयनिक वगैरह जो है वो करंट को इसमें फ्लो करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना solubility of halide, solubility of halide, solubility of halide except fluoride, except fluoride, decrease down the group, decrease down the group, decrease down the group. Fluoride are almost insoluble in water. Fluoride are insoluble in water. Fluoride are almost insoluble in water. फ्लोराइड जो होगा उनका लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? कम। और अगर इनमें हेलाइड का सॉल्युबिलिटी हम लें तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो सॉल्युबिलिटी रटना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
लिख लो, फ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। फ्लोराइड आर मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू 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 क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। नेक्स्ट लिखना, BeF2 can be formed BeF2 can form BeF2 can form on thermal decomposition of BeF2 can form on thermal decomposition of NH4 BeF4। अब देखो पहले यहां पे मुझे बताओ कि ये जो कंपाउंड है इसके बीच में कौन कौन सा बॉन्ड बना हुआ है। कोवैलेंट तो है, और देखो यहां पर जब भी NH4 आए तो क्या करना है, NH4 प्लस लिखना है, और यहां क्या लिखना है, BeF4 माइनस माइनस लिखना है ना। अब यहां पर देखोगे बेरिलियम, कुछ दिन पहले मैंने बताया था, बेरिलियम जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, बताया था ना। BeH2 वाला, तो बेरिलियम जो है यहां पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा इसके साथ। बेरिलियम जो है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, कैसे, तो देख लो, इसको तो सेपरेट कर दो, दोनों में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, ये सेपरेट हो गया। ये जो है बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकाल दो, क्या आ गया, 3 आ गया, +3। बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2 2s2, 2 है ना। तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जंप मारेगा इसका, +3 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कराना पड़ेगा, लूज करवाना पड़ेगा। एक इधर से भी लूज होगा, एक इधर से भी लूज होगा, तो ये एक ही रह जाएगा। अब ये इसके साथ आयनिक बनाएगा, ठीक है। अब बाकी जो है वो क्या बनाएंगे, ये फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ इसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट भी है और कोवैलेंट भी है। जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें BeF2 मिल जाएगा और ये अमोनिया बन जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से जो फ्लोरीन लिखेगा वो HF बन जाएगा। इसको लिख लो हीट करने के बाद, आयनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, BeCl2 कैन प्रिपेयर्ड BeCl2 can prepared BeCl2 can prepared when beryllium oxide, carbon and chlorine react with 600 to 800 Kelvin, then form BeCl2 plus CO।
ठीक है, तो इसमें लॉजिकल बात क्या हमने सीखा, हेलोजन में सारे हेलाइड बनाते हैं, ये कोवैलेंट होगा, बाकी क्या होंगे आयनिक। टॉप टू बॉटम सॉल्बिलिटी क्या होगा, डिक्रीज, इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड वन पॉइंट। तो लिखेंगे ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट, ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट सॉरी, और ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम, all element except beryllium combined with hydrogen and form hydride, combined with hydrogen and form hydride। तो मेरे को ये बताओ बेरिलियम क्यों नहीं हाइड्राइड बना रहा है, Why beryllium will not form hydride? बेरिलियम हाइड्राइड क्यों नहीं बना रहा है? देखो बेरिलियम एक तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अगर मान लो BeH2 बना दिया, तो तुम लोगों को मैं पढ़ाया था BH3 स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये क्या बनाता है डाइमर, अपनी स्टेबिलिटी को कम करने के लिए, सॉरी अपनी डिफिशियंसी को कम करने के लिए ये डाइमर बना लेता है, डाइबोरेन बनाता है B2H6। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है। अब यहां तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना, ये आयनिक बॉन्ड है, तो इसमें तो लॉस गेन हुआ है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। इस केस में हाइड्रोजन पे प्लस होता है और हाइड्रोजन पे माइनस होता है। ऐसा ही केस होता है जहां पर हाइड्रोजन पे एक जगह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो माइनस इसी के केस में होता है जब मेटल से अटैच होता है। तो व्हेन हाइड्रोजन अटैच विथ मेटल देन इट होल्ड निगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर ये भी तो मेटल है, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि कोवैलेंट में हम इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं, इसमें हम कहां इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के बारे में बात करते हैं क्या, नहीं। आयनिक में तो लॉस और गेन होता है, ऑक्टेट कंप्लीट के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो इसमें बात करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बराबर है क्या। ये डाइमर वगैरह बना सकता है, बट ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कम होने की वजह से, और दूसरा बात है इसका रिएक्टिविटी भी क्या है, कम है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी तो अपने जगह पे है, बट ये क्या होगा लिस्ट सॉरी ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आएगा। ठीक है, इसको लिख लेना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आएगा। लिख लेना BeH2 exist in polymeric form, BeH2 exist in polymeric form, BeH2 exist in polymeric form। पोलीमेरिक मतलब चेन बनाएगा, वो बनाएंगे हम आगे बॉन्ड, तुम लोग को याद होगा ऐसे बना था हमें।
तो ये ऐसा क्यों बनाता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। तो ये हम चेन बनाएंगे आगे, तो लिख लेना BeH2 फॉर्म पॉलीमेरिक चेन, BeH2 फॉर्म पॉलीमेरिक चेन। आगे लिखना यहां लिखा भी है BeH2 इज कोवैलेंट एंड पॉलीमेरिक, BeH2 एंड इज कोवैलेंट एंड पॉलीमेरिक। आगे लिखना MgH2 इज आयनिक एंड पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक मतलब इसका बहुत सारा चेन आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ता चला जाएगा। MgH2 इज आयनिक एंड पॉलीमेरिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखना हाइड्राइड ऑफ, हालांकि इसका भी इसने आयनिक में नहीं लिखा है। हाइड्राइड ऑफ इसने लिखा नहीं है लेकिन लिख लो, हाइड्राइड ऑफ Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड बेरियम। हाइड्राइड ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर आयनिक एंड दे आर कॉल्ड स्लाइन हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है तो उसको स्लाइन बोलते हैं। दे आर कॉल्ड स्लाइन हाइड्राइड एंड आर वेरी एंड थर्मली वेरी स्टेबल। आयनिक बॉन्ड है ना, एंड थर्मली वेरी स्टेबल। सिलेंस, जब हाइड्रोजन का, उसको सिलेंस के नाम दिया। तो जब हाइड्रोजन जुड़ता है ना तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहां सलिन, स्लाइन हाइड्राइड बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन में हमने क्या सीखा? जब अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। बेरिलियम का हाइड्राइड एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। डिफिशियंसी को दूर करने के लिए क्या बनाएगा? पॉलीमर बनाता है। ये सब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक। तो ये मेटल और ये क्या है? इस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? माइनस। बाकी केसेस में हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है? प्लस। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और ये थर्मली क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आयनिक जो होता है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ना। वो जुड़ता चला जाएगा। वो एक आयन दूसरे केटायन से, एक केटायन दूसरे एनायन से, एक केटायन दूसरे एनायन से, वो क्या चला जाएगा? दूसरा। ये बोल रहा है कि ये पॉलीमर है, तो ये कैसे जुड़ेगा? ये केटायन इस एनायन से, फिर अगला केटायन आएगा एनायन से, अगला केटायन एनायन से, तो ये जुड़ता चला जाएगा। केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन एनायन, इधर एनायन केटायन, ये कंटिन्यू जुड़ता चला जाएगा। यानी अपोजिट चार्ज वाला एक दूसरे से कंबाइंड होते चले जाएंगे, क्योंकि उसके बॉन्ड को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे हम एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो इसमें लिखना ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट एसिड दे लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस। ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ऑन रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट का मतलब मालूम है ना? जिसमें H2SO4 का कंसंट्रेशन कम होगा और वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो when alkaline earth metal react with dilute H2SO4 then it form metal sulfate यानी MSO4 and hydrogen gas will be liberated. And when metal react with HCl
dilute HCl, then it form MCl2 or hydrogen gas will be liberated, and hydrogen gas will be liberated. अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो बताओ टॉप टू बॉटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? आसान होगा, तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है। अब ये मेरे को बताओ कि टॉप टू अल्कली और अल्कलाइन में, अल्कली और अल्कलाइन में कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा? अल्कली कर देगा, अल्कलाइन नहीं करेगा, करेगा ना। तो टॉप टू बॉटम अगर लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, दैट मीन्स ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है? कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, बेटा या बाप? ये होना चाहेगा। इसका मतलब इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है, तो इसके अंदर रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा तो SRP वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगा, यानी SOP वैल्यू। अच्छा, ये हम कहां बात कर रहे हैं? पहले ये हम गैसियस में बात कर रहे हैं, उल्टा है सब, ये हम गैसियस में बात कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ सॉल्यूशन के अंदर कौन जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, बेटा या बाप? कल इस बात पे डिस्कस किए थे ना। तो सॉल्यूशन फेज में, सॉल्यूशन में कौन जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा? ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी इसका SOP वैल्यू क्या होगा और SRP क्या होगा? SRP क्या होगा? जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो वो वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसका SOP वैल्यू कम होगा और SRP क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम SRP क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम बात करेंगे सॉल्यूशन में, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। चलो लिखो पहले, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाना। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दिस कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। दिस कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी ये बात कर रहा है गैसियस फेज में। कौन सा बात कर रहा है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोला है ना, यानी ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा जल्दी से, तो इसका रिडक्शन। ये बात कर रहे हैं यहां पे। दिस कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। आगे लिखना, इट इज ड्यू टू इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। इट इज ड्यू टू लूजिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये गैसियस फेज में बात कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। किस फेज में? गैसियस फेज में बढ़ेगा ना। जल्दी से कौन लूज करेगा? बेरियम करेगा ना, इसलिए ये गैसियस फेज में क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे लिखना, among second A बेरिलियम इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पर जो बात किया है ना, वो
एक्वस में बात कर दिया इसने, अब बात कर दिया एक्वस में, अभी बात कर रहा था गैसियस में, लेकिन अगला लाइन में बात कर दिया एक्वस में। Among second A, beryllium is good reducing agent because hydration energy, जैसे ही वर्ड लाया हाइड्रेशन एनर्जी तो हम क्या सोच लेंगे कि वाटर में बात कर रहा है। तो among second A element, beryllium is good reducing agent because beryllium has high hydration energy, high hydration energy। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि बेरिलियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सॉल्यूशन फेज में। क्यों? क्योंकि बेरिलियम में IE1 लगेगा, IE2 लगेगा और हाइड्रेशन एनर्जी लगेगा, जो कि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और ये एंडो होता है। तो एंडो कम पड़ जाता है और एक्सो ज्यादा हो जाता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर कौन हो जाता है, एक्सो वाला, इसीलिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। तो कोई पूछेगा कि बेरिलियम पानी के अंदर ज्यादा जल्दी से क्यों ऑक्सीडाइज क्यों होना चाहता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज होना चाहता है, तो हम बोल देंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम IE1 एंड IE2, यानी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर एक्सोथर्मिक आगे निकल जाता है और ये जो एंडोथर्मिक होता है वो कम पड़ जाता है। तो एनर्जी रिलीज होना क्या है, अच्छा बात है ना। तो लिख लेना यहाँ पे कि बेरिलियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, लिखे ना, उसके आगे बढ़ा देना, बिकॉज इट हैज मोर हाइड्रेशन एनर्जी एंड इट इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू IE1 एंड IE2। डायरेक्ट IE2 नहीं केवल देखेंगे ना, दोनों देखेंगे ना, IE1 एंड IE2। IE2 केवल लिखा है, इसका मतलब उसने IE1 जरूर लिखा होगा, हम डायरेक्ट IE2 नहीं बोल सकते ना। तो बिकॉज इट इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू IE1 एंड IE2, क्योंकि जब तक IE1 नहीं होगा तब तक IE2 हो सकता है क्या, नहीं, तो केवल उसने नाम लिखा है IE2। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कली मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल। ऐसे लिखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल आर वो बोल रहा, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन अल्कली मेटल। अच्छा, ये कहां बात कर रहा है, गैसियस फेज में, नॉर्मल जैसे हम देखते हैं। तो बताओ, अल्कली मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि अल्कलाइन? अल्कली करेगा, अल्कलाइन कम करेगा ना, क्योंकि उसका साइज कम होता है। तो अल्कली मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब जल्दी से इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया है, अल्कली मेटल ने। आगे लिखना है, ड्यू टू हाई सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाई आयोनेशन एनर्जी। ये गैसियस स्टेट में बात कर रहा है, ड्यू टू हाई सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन मतलब उसको गैस से सॉलिड से कहां लेके गया होगा, गैसियस फेज में, जो बॉर्न हेबर साइकिल में हमने किया था। ड्यू टू हाई सब्लिमेशन एनर्जी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए पहले उसको गैसियस फेज में लेके जाना पड़ेगा, बॉर्न हेबर साइकिल में बताया था, तब जाके 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। ऐसे करने में किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। इसीलिए दोनों में से कौन जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेंगे, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल जल्दी चाहेगा लूज करना, इसीलिए अल्कली मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। समझ में आ गया ना, लेकिन कहां बात कर रहा है, गैसियस फेज। नेक्स्ट लिखो, अल्कलाइन अर्थ मेटल पोजेज लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अल्कलाइन अर्थ मेटल पोजेज लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
देन अल्कली मेटल, देन अल्कली मेटल, thus they are less electropositive, thus they are less electropositive. अब देखो इसका मीनिंग निकालोगे तो ये गैसियस फेज के बारे में बात नहीं कर रहा है। एसआरपी का जब भी बात करेगा ना तो कब बात करेगा, एसआरपी और एसओपी के बात हमेशा सॉल्यूशन फेज में ही हुआ करेगा, क्योंकि वहां पर ही करंट को मेजर किया जाता है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक अल्कली है और एक अल्कलाइन है, अल्कली और अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। कह रहा है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यानी एसओपी वैल्यू क्या है, कम है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इसका वैल्यू कम है अल्कलाइन अर्थ मेटल का। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब एसआरपी क्या हुआ होगा, एसआरपी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। एसआरपी वैल्यू ज्यादा होने का मतलब गैसीय एक्वस फेज में ये जल्दी से क्या होना चाहेगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, यानी इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उल्टा हो गया सब। अल्कली मेटल, एक एग्जांपल लो, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। कह रहा है कि इसका एसओपी वैल्यू कम है, मतलब ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडाइज होता तो इसका एसओपी वैल्यू क्या होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होता, ज्यादा होता। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है जल्दी से, ये जल्दी से ऑक्सीडाइज ये हो रहा है। एसओपी वैल्यू कम होना मतलब ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होना, इस बात को वो इंडिकेट कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ये, तो ऑक्सीडाइज ये हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन में ये जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसका मतलब यहाँ दो एनर्जी लॉस करना है, तब हाइड्रेशन एनर्जी चेक करना है। यहाँ पर एक ही एनर्जी, एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, तो यहाँ एनर्जी कम लगेगा, इसीलिए जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और तुम लोग एक बार ट्रिक में लिखवाया था, लीक बासर काना, लीक बासर काना, सबसे पहला नंबर पे लिथियम होता है, ये जल्दी से क्या होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है। लिथियम नंबर 1 पे है ऑक्सीडाइज होने में। गैसियस फेज में नहीं बोल रहा है, ये उसमें बोल रहा है, किसमें, सॉल्यूशन में। अब इसलिए बोल रहा सॉल्यूशन में भी इसी का ज्यादा होगा। सोचो कैसे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है, IE1 और IE2 दोनों लगेगा और हाइड्रेशन एनर्जी होगा। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है ना, और हाइड्रेशन एनर्जी है। तो अगर हम टोटल एनर्जी का सम देखेंगे तो IE1 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, और यहाँ क्या होगा, IE1 प्लस IE2 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए ये जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। तो याद रखना, अल्कली में और अल्कलाइन में जल्दी से ऑक्सीडाइज कौन होना चाहेगा, कौन अपना इलेक्ट्रॉन चाहेगा जल्दी लूज करना, पानी के अंदर भी, नॉर्मल केस में भी या पानी के अंदर भी अल्कली चाहेगा। नॉर्मल केस में भी सोचो, गैसियस फेज में और सॉल्यूशन में भी सोचो, यही जल्दी करेगा, इसीलिए जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसलिए इसका
इसका SOP वैल्यू क्या है, कम है, और इसका SOP वैल्यू क्या होगा, यानी जो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होता है। जो काम जो खुद करता है उसका वो वैल्यू ज्यादा होता है। अगर हम रिडक्शन कराने में एक्सपर्ट है तो हमारा SRP वैल्यू ज्यादा होता है। अगर हम ऑक्सीडाइज कराने में एक्सपर्ट है तो हमारा SOP वैल्यू ज्यादा होगा। तो ये ऑक्सीडाइज कराने में एक्सपर्ट है, इसलिए SOP वैल्यू क्या है इसका ज्यादा है। तो ये दोनों केस में बातें कर सकते हैं हम। तो ऐसे नॉर्मल केस में अगर हम सोचेंगे अल्कली और अल्कलाइन में, तो जल्दी कौन लूज करेगा, अल्कली करेगा, और इसको करने के लिए तो दो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। तो इसलिए ऑक्सीडाइज का ऑक्सीडेशन कौन हो रहा है, कौन जल्दी होगा, अल्कली, इसलिए इसका SOP वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। लिख लेना इसको, ऐसे लिख लो। ऐसे कॉलम बना लो ताकि तुम कंफ्यूजन में मत हो जाओ। यहां हम लिखेंगे अल्कली, यहां लिखेंगे अल्कलाइन। चाहे हम गैसियस फेज में बात करें, हालांकि SOP का वैल्यू हम सॉल्यूशन फेज में ही बात करेंगे, ठीक है, हम सॉल्यूशन फेज में ही बात कर रहे हैं। और यहां ले लेते हैं Mg से बना Mg प्लस से बना होगा Mg+2। यहाँ IE1, यहाँ से यहाँ जाने में और एक्वस बनने में, हालांकि हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इस केस में हम IE1 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, और इस केस में IE1 प्लस IE2 प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। नो डाउट हाइड्रेशन एनर्जी इसका ज़्यादा होगा, लेकिन ये एक और एडिशनल आ गया जिसके वजह से जल्दी से लूज करने में ये इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, यानी जल्दी से लूज करेगा, फास्ट लूज करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा तो SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू इसका ज्यादा होगा। चाहे तुम दोनों फेज में बात कर लो, ऐसा ही आंसर आएगा। SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम लिया जाता है, और रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग करेक्टर नको, ऑक्सीडेशन करेक्टर हटा दिया हमने। ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मत जान जाना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो SOP वैल्यू नहीं, ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा तो SOP वैल्यू ज्यादा होगा, और रिडक्शन ज्यादा होगा तो हाँ SRP वैल्यू ज्यादा होगा। हालांकि धीरे धीरे 12th क्लास में भी आएगा। नेक्स्ट लिखो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में क्या किया जाता था, डिजोल्व किया जाता था, करते थे क्या अल्कली मेटल अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व हुआ करता था? अल्कली मेटल विल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया या नहीं? डिजोल्व होता था। कौन सा कलर देता था? ब्लू कलर। किसके वजह से देता था? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर दिया ना क्वेश्चन, तो वाला पेज नंबर 1 111 निकालो। 111 पे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है सेम उसी के जैसा ये भी है। तो अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल बोथ आर डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया। ये एक्वस अमोनिया नहीं है, ये लिक्विड अमोनिया है, प्योर अमोनिया। वहां क्या हमने पढ़ा था? इट हैज ब्लू कलर ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, था ना? तो सेम उसी के जैसा लिखा भी इसने, लाइक अल्कली। तो पॉइंट डाल के लिखो
हेडिंग डाल लो, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। पहला पॉइंट लिखो, लाइक अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल डिजोल्व इन लिक्विड अमोनिया and give color due to presence of ammoniated electron, and give color due to presence of ammoniated electron। अगर हम इसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल लिक्विड अमोनिया के अंदर अगर हम डालेंगे तो ये इस सॉल्यूशन में आने के बाद कैल्शियम जो है वो आयनाइज हो जाएगा और लिक्विड अमोनिया क्या है, पोलर है, मालूम है ना, पोलर है। तो पोलर है तो इस इलेक्ट्रॉन को जो अमोनिया है वो क्या कर लेगा, घेर लेगा। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है जो अमोनिया है, जो अमोनिया है उसको चारों तरफ से ये क्या कर लेगा, घेर लेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। कितना घेर लेगा, X। अब ये केटायन है, इसको भी चारों तरफ क्या कर लेगा, अमोनिया घेर लेगा। अमोनिया का नेगेटिव पार्ट इधर से घेर लेगा, इसको मान लेते हैं Y। वहां पर बैलेंस करके लिखा है ना पेज नंबर 111 पे। तो दैट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। पहले देख लो, इसके बाद लिखेंगे हम। दैट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये किस नेचर का होगा, पैरा या डाई। तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे क्योंकि उस सिस्टम से बाहर निकल गया ना। तो ये कौन सा नेचर का होगा, पैरा मैग्नेटिक। और इसी की वजह से क्या करेगा, कलर दिखाएगा। तो पहला पॉइंट ये जानना जरूरी है कि हम अल्कलाइन अर्थ मेटल को और अल्कली मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में जब डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, और अमोनिया पोलर होने के वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स को घेर लेता है और इस केटायन को घेर लेता है। दैट इज नोन एज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड केटायन। अब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड माना जाता है और इसके वजह से क्या होता है, कलर दिखाता है। ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट जो है, व्हेन द मेटल अमोनिया सॉल्यूशन, लिखो, व्हेन द मेटल अमोनिया सॉल्यूशन आर इवोपोरेटेड when a ammonia solution are evaporated, थोड़ा सा इवोपोरेट होता है, हेक्सा अमोनिया नाइट्रेट, यानी अब ये इसके साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। यानी मान लो मेटल जो है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे और यहां पर अमोनिया, यानी यहां पर अमोनिया जो है वो, और इस पे चार्ज क्या होगा, 2। अमोनिया पे चार्ज क्या लेंगे, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय अमोनिया पे चार्ज हमने क्या लेने के लिए बोला था, 0। याद होगा तुम्हें, अमोनिया पे चार्ज 0 लेने के लिए बोला था, CO पे चार्ज 0 लेने के लिए बोला था, NO पे चार्ज 0 लेने के लिए बोला था, वाटर पे चार्ज 0 लेने के लिए बोला था। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जब इसका निकालोगे तो +2 आएगा, यानी ये इसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा उस मेटल के साथ। तो यहां पर मेटल जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो लिख लेना, व्हेन मेटल अमोनिया सॉल्यूशन आर इवोपोरेटेड, हेक्सा अमोनिएटेड MnS3 6+2। ये +2 चार्ज किसके ऊपर है,
मेटल के ऊपर है, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी है इसके अंदर। आगे लिखेंगे, अमोनिएटेड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर। अमोनिएटेड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ammoniated are good conductor of electricity and good conductor of electricity and decompose at high temperature। तो इस मेटल को हम मान लेते हैं यहाँ X अमोनिया सराउंड किया है और यहाँ Y अमोनिया सराउंड किया है। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये M और यहाँ पर लिख देंगे NH3X और यहाँ चार्ज हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ हो जाएगा ENH3। अब ये मत बोला कि हाँ सर +2Y होगा, ये Y का वैल्यू वेरिएबल है तो हम यहाँ X + Y लिख देंगे। वो वेरिएबल है, कुछ भी लिखा जा सकता है। यहाँ लिख लेना अमोनिएटेड मेटल कैटायन, जो एक हीरा हुआ इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अमोनिएटेड मेटल कैटायन और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये अमोनिएटेड कैटायन है और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है। और एक चीज और भी लिख लेना, when metal is dissolved in NH3 वॉल्यूम इंक्रीज। अब ये कब हमें ये चीजें जानना है, तो हम जब 12th क्लास में आएंगे इस चीज का एक इंपॉर्टेंस आता है फिजिकल के अंदर, वॉल्यूम का बढ़ जाना। ये अपने आप में एक सॉल्यूशन बनाएगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाद में पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन होते हैं। समझ में आ गया ना? तो कहने का मतलब ये है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व हो जाता है, और वो ये भी ब्लू कलर ही देगा और इसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर दिखाएगा। ये पैरामैग्नेटिक होगा, लिख लेना पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड होगा ड्यू टू पैरामैग्नेटिक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ बस पैरामैग्नेटिक लगा देना, पैरामैग्नेटिक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो हम नेक्स्ट अब हमारा है यूज ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जिसको आप लिख के लाओगे कल। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और एक्शन विथ वाटर, एक्शन विथ नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो लिख लेना ये वाला यूज वाला लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कल बोल दूंगा, इन्हें कि लिखवाने में टाइम नहीं। कोई डाउट है तो बोलो।